डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया था और हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाली कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे सिस्टम सराउंडिंग्स के बारे में बात की थी, प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी और टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखे थे। तो ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बेसिक जो मतलब थे ना, बेसिक टर्म्स जो हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है और उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जिसको कि हम ई से डिनोट करते हैं और बहुत सारी बुक्स में ना इसको यू से भी डिनोट किया हुआ है। तो चाहे ई लिखा हो चाहे यू, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी। ठीक। अब ये इंटरनल एनर्जी माने, इंटरनल मीन्स क्या होता है? आंतरिक, यानी अंदर की एनर्जी। तो हर किसी में, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, सभी में कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है। तो बस जितनी भी जितने भी टाइप की एनर्जी किसी भी सिस्टम में होती है, उन सारे टाइप्स को मिलाने के बाद जो एनर्जी, या उन सब का सम करने के बाद जो भी एनर्जी बच होती है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी कह देते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या होता है कि अ सब्सटेंस मे बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एक सब्सटेंस में बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती है। क्या क्या? सच एज ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी होती है जिसको हम ईटी से डिनोट करते हैं, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। और ये सारी एनर्जीज के बारे में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब मैंने आपको फोर्थ सेम में पढ़ाया था बेटा, तब हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी, और भी मतलब बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जीज है, बस इन्हीं सब एनर्जीज का जो सम होता है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो जो भी सब्सटेंस या जो भी सिस्टम हमारे पास है, उसके जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब में जितने भी पॉसिबल टाइप्स की एनर्जी होंगी, उन सब का सम इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट, ये चीज ध्यान रखना बेटा, with a fixed amount of a substance under a given set of condition is referred to as the internal energy of that substance। यानी एनर्जी, जो किसी भी सब्सटेंस का जो कोई फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होगी वो, ठीक है, मतलब अगर हमने अमाउंट चेंज किया तो फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, तो इंटरनल एनर्जी अपने आप में कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थी? वो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो जैसे ही क्वांटिटी चेंज होगी यहाँ पर, कि मान लीजिए हमने एक जैसे एक कप वाटर लिया हुआ है, एक ग्लास वाटर लिया हुआ है, तो एक ग्लास वाटर की इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर हमने एक बकेट लेके वाटर ले लिया है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जो होगी। तो ठीक है, तो ये ना अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए लिखा है कि विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, उसकी कंडीशंस भी फिक्स है कि उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो भी कुछ है वो सब फिक्स है उस पर्टिकुलर कंडीशंस पर। और उस पर्टिकुलर अमाउंट की जो भी एनर्जी होगी, उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। तो अगर हम दिखाना चाहें टोटल ई क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटरनल एनर्जी है, तो ये सारी एनर्जीज का सम, वो हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस पजेस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटरनल एनर्जी। भाई अलग अलग सब्सटेंस होंगे तो अलग अलग वैल्यू भी होगी इंटरनल एनर्जी की। क्यों? ड्यू टू अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड देयर मोड्स ऑफ बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि सबके जो पार्टिकल, जिन पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के हैं और उनका अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग है, तो इसलिए वो एनर्जी भी जो है अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, internal energy of 1 mole of hydrogen is different from that of 1 mole of nitrogen under identical conditions of temperature and pressure। माने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल हाइड्रोजन की जो इंटरनल एनर्जी होगी, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल नाइट्रोजन की इंटरनल एनर्जी अलग होगी। यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, चाहे दोनों का हमने 1 मोल ही ले रखा है और दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम ले रखा है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अलग टाइप का है, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम्स है, तो ये जो है
अलग अलग टाइप के एटम्स है, इसलिए इनकी एनर्जी भी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इवन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस मे बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन। और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी भी अगर हम वही कंडीशंस अलग अलग कर देंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी अलग हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट रूम टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एट सम अदर हायर और लोअर टेम्परेचर। तो अगर रूम टेम्परेचर पर हमारा 1 मोल हमने वाटर ले रखा है, ठीक है, तो जो भी इसकी सपोज इंटरनल एनर्जी कुछ भी आप लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल 10 ले लिया, 10 किलो जूल पर मोल हो गई। तो यही इसी वाटर की, सेम इसी वाटर की, लेकिन अगर हमने क्या करा, टेम्परेचर को या तो बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को घटा दो, तो वो 10 मोल नहीं होगा, फिर वो 10 मोल से अलग होगी, ठीक है। तो ये घटती बढ़ती रहती है अगर कंडीशंस भी अगर हम चेंज कर दें, जो भी हम फैक्टर्स ले रहे थे यानी जो स्टेट वेरिएबल्स ले रहे थे हम, उनको भी अगर हम चेंज कर देंगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इंटरनल एनर्जी क्या थी। अब इंटरनल एनर्जी चेंज अगर हमें निकालना है तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकाल सकते हैं, ये चेंज मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। अगर कोई भी आपका जो भी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में जो भी हम स्टेट वेरिएबल्स ले रहे हैं, अगर वो स्टेट फंक्शंस हैं, तो फिर क्या होगा, वो डिपेंड करेंगे सिस्टम की स्टेट पर। तो इंटरनल एनर्जी भी अपने आप में स्टेट फंक्शन है, वो डिपेंड करती है सिस्टम की स्टेट पर। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है एंड नॉट अपॉन हाउ द सिस्टम अटेन्स दैट स्टेट। और इस चीज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि वो सिस्टम ने वो स्टेट कैसे अटेन की है, ठीक है। जैसे सपोज ये एक स्टेट थी, ये मैं इसको स्टेट 1 बोल दे रही हूँ, और ये हमारी हो गई स्टेट 2, ठीक है। तो स्टेट 1 में कुछ भी इंटरनल एनर्जी अगर मैं मान लूं, कोई सिस्टम हमने ले रखा है, वो अपनी स्टेट 1 में है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी अगर E1 है, तो स्टेट 2 में जब वो जाएगा, और जाएगा कैसे, कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो जब वो स्टेट 2 में जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी E2 हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। तो वो तो ना किस चीज पर डिपेंड कर, स्टेट 1 जहां से हमने शुरू किया काम, तो वो कहलाती है हमेशा इनिशियल स्टेट, ठीक है। और जहां काम हमारा खत्म हो गया, जब जिस भी चीज पर हम काम कर रहे थे अगर हमने वो खत्म कर, तो वो हमारी कहलाती है फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ये डिपेंड करेगी। तो ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि जो पाथ है ना, कि ये किस पाथ से हमने स्टेट 1 को स्टेट 2 में लाया, ठीक है। हम इसको हॉट कर दिया, मतलब सिस्टम को अपने आपने हीट कर दिया है, या सिस्टम पर कुछ काम कर लिया है, या उसका टेम्परेचर कैसे करके इंक्रीज कर दिया, उस चीज पर ये नहीं डिपेंड कर रही है। तो स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। और अगर हमें इन स्टेट फंक्शन में चेंज को निकालना हो, तो जैसे कि अगर हमें डेल्टा ई निकालना है, मैंने आपको बताया था ये डेल्टा हम थर्मोडायनेमिक्स में क्यों लगाते हैं, चेंज के लिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालेंगे E2 माइनस E1। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ई फाइनल स्टेट में क्या थी, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या रही होगी सिस्टम की, उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल स्टेट में एनर्जी क्या रही। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सिस्टम जो है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की, वो स्टेट पर डिपेंड, सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि इस चीज पर कि वो स्टेट कैसे उसने प्राप्त की। दिस मीन्स दैट अ चेंज इन द इंटरनल सिस्टम डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का, ठीक है, ये इंटरनल सिस्टम लिख दिया बेटा, ये ना इंटरनल एनर्जी करना है इसको यहाँ पर, ये है इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट अपॉन द इंटरमीडिएट स्टेट्स। हो सकता है स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाते समय बीच में भी कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स पड़ी हो, लेकिन इन पर कुछ डिपेंड नहीं करेगी ये इंटरनल एनर्जी, यानी ये पाथ पर तो डिपेंड करती ही नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। Therefore, while determining the value of delta E मतलब change in internal energy अगर हमें निकालना है, तो we are not concerned with the path or the way by which a system transit from one state to another। तो अगर हमें डेल्टा ई निकालना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो
एक स्टेट दूसरी स्टेट में गई कैसे, चेंज कैसे आया, वो नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ इनिशियल स्टेट की एनर्जी चाहिए और फाइनल स्टेट की एनर्जी चाहिए। बस फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वही चीज इसमें आगे लिखी हुई है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इन द फाइनल एंड द इनिशियल स्टेट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट से यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स की अपनी कुछ एनर्जी होती होगी जिसको हम ई आर से दिखा सकते हैं, और प्रोडक्ट्स की अपनी कोई इंटरनल एनर्जी जिसको हम ई पी से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या होंगी, इनिशियल स्टेट होती है हमारे रिएक्टेंट्स, और फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट्स। तो अगर हमें डेल्टा ई निकालना है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, तो प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी में से हम माइनस करेंगे रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी। तो हमेशा चेंज जब भी आप निकालेंगे, फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस करके निकालेंगे, ठीक। तो ये सब कुछ था इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। कि देखो, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ना बेटा, वो हमेशा क्या होगा, हीट या वर्क की फॉर्म में होगा। और इस एनर्जी ट्रांसफर्स के कुछ नियम होते हैं, उन नियम के अंतर्गत ही ये जो है ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है। तो वही नियम हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें वैसे तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड है, थर्ड है। तो आपके यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, उसी को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। वो सारे जैसे नीचे 5 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, और इन पांचों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है, ठीक है। तो वही देख लेते हैं कि आखिर वो क्या मतलब है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमारे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उसे, ना हम उसे पैदा कर सकते हैं, ना हम उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी स्टेटेड इन द वेरियस वेज। तो सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वही पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे क्रिएट कर पाएंगे, ना उसे डिस्ट्रॉय, ना तो उसे पैदा कर सकते हैं, ना उसे खत्म कर सकते हैं। ऑल दो यद्यपि इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि सपोज, जैसे घर में आप क्या करते हैं, जैसे स्विच आपने ऑन किया, ठीक है। एक स्विच बना हुआ है, स्विच को आपने ऑन किया, तो आप देखते हैं कि आपके घर में ट्यूब लाइट होगी या बल्ब होगा, वो जल जाएगा। तो क्या हुआ, स्विच ऑन करने से क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया। अब बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, लाइट दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई लाइट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गई, और लाइट एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो एक फॉर्म खत्म हुई और दूसरी फॉर्म पैदा हो गई, ठीक है। और वो हमने नहीं किया है, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप से हो रहा है ये। और और क्या हो सकता है, आपने स्विच फिर से ऑन किया, अब की बार फैन चल गया, ठीक है। फैन भी होता है घर पे, वो भी चल जाता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब की बार हमने क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। आप टीवी ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच दला दबाया, टीवी चल गया। टीवी में आपको क्या दिख रहा है, लाइट दिख रही है, साउंड सुनाई दे रही है। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। तो एक फॉर्म हमारी डिसअपियर होती है, तो दूसरी फॉर्म हमारी अपियर हो जाती है एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी की एक फॉर्म कहीं ना कहीं अगर खत्म होगी तो दूसरी फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, ठीक। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, हालांकि बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हमारे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। हमारा यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना है, देखो, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ये बनाते हैं हमारा यूनिवर्स, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट का फ्लो कैसे, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जाएगी, या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आएगी। तो अगर सपोज सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी चली गई, तो क्या होगा, सराउंडिंग की एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ सिस्टम की घट भी तो जाएगी। तो जितना अमाउंट यहाँ घटेगा सराउंडिंग का, उतना बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है ना? क्योंकि अगर एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी कहीं ना कहीं बढ़ भी तो रही है, ठीक? या अगर हम सराउंडिंग से सिस्टम पर डाल रहे हैं एनर्जी, या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो सराउंडिंग की कम हो रही है लेकिन सिस्टम की बढ़ रही है। तो घटती बढ़ सकती, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज डिक्रीज उतना ही होगा जितना हम, जो ट्रांसफर हो रहा है ना, जितना ट्रांसफर हो रहा है बस उतनी ही, तो एक जगह कम हो रही है लेकिन उतनी ही दूसरी जगह वो पैदा भी हो, मतलब आ जा रही है, ठीक है? तो टोटल अमाउंट ऑफ यूनिवर्स का जो एनर्जी का अमाउंट है वो हमारा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो whenever a quantity of some form of energy disappears, an exactly equivalent amount of some other form of energy must be produced. तो ये एक तरीका ये भी है इसका कि अगर एक फॉर्म एनर्जी की डिसअपियर हो रही है तो दूसरी फॉर्म उसकी प्रोड्यूस भी हो रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी का एग्जांपल दिया, तो एक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी का, तो वो कहीं डिसअपियर हुआ तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हुई तो कहीं पर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, कहीं पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो एक फॉर्म अगर डिसअपियर होगी तो दूसरी फॉर्म जरूर प्रोड्यूस होगी, कहीं ना कहीं जरूर प्रोड्यूस होगी, ठीक है? या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। कोई भी ऐसी मशीन अभी तक हम नहीं बना पाए हैं जो कि एनर्जी को कंज्यूम किए बिना ही काम करे। हर चीज को एनर्जी, इवन हमें भी तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। देखो, अगर हम खाना जो खा रहे हैं, जितने भी हम कार्ब्स वगैरह लेते हैं, वो सब हमें एनर्जी देते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, सपोज हमने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, तो हमने एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, तो हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी कि हम काम कर सके। तो बिल्कुल यही बात मशीन, हम भी तो एक मशीन ही है। तो ऐसे ही कोई भी मशीन जब तक कि आप उसको एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगी, ठीक है? तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, ऐसी मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये पांचों स्टेटमेंट्स, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स मीन द सेम एंड implies दैट वी कैन नीदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी। तो सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम किसी भी एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? तो ये सब कुछ था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसी का हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देख लेते हैं, एक मैथमेटिकली हम कैसे इसको दिखाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग टू वेज। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? आइदर बाय अलाउइंग द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम। ये हमारा सिस्टम है जिस पर कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है? या तो हम इसे हीट दे सकते हैं या हम इससे हीट ले सकते हैं, तभी तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है? सिस्टम को जब हम हीट दे देंगे तो इंटरनल एनर्जी, सपोज अगर उसकी ईव हमने मान ली, तो जब हमने उसको हीट दे दी तो ये इंटरनल एनर्जी में जुड़ जाएगी जाकर हीट, ठीक है ना? क्योंकि हम सिस्टम को दे रहे हैं, और हीट भी तो एक तरह से एनर्जी ही है। तो ऑलरेडी उसकी इंटरनल एनर्जी ये है, हमने उसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जाकर जुड़ जाएगी। अगर हमने सिस्टम से हीट निकाल ली तो क्या होगा? सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाएगी, इस क्यों? क्योंकि उसमें से हमने कुछ एनर्जी का अमाउंट निकाला है, तो इवन माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं? बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम और द वर्क डन बाय द सिस्टम। या तो हम सिस्टम पर काम करें या सिस्टम कुछ काम करे। तो अगर हम सिस्टम पर काम करेंगे तो वो भी क्या होगा? काम भी एक तरह से एनर्जी ही है, तो वो भी जाकर इंटरनल एनर्जी में जुड़ जाएगा, ठीक है? और अगर सिस्टम काम करेगा तो उसमें से वो निकल जाएगा। तो यहां पर ना आपको साइन जरूर याद रखना है बेटा, क्यू और डब्ल्यू। क्यू मतलब हीट का साइन, और डब्ल्यू माने वर्क का साइन। क्या क्या याद रखना है? अगर हो हीट, अगर हमने सिस्टम को हीट दे दी तो क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, आप इसको समझ लीजिए, बढ़ गई यानी प्लस इंक्रीज हो गया। तो अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो हम हमेशा प्लस क्यू करते हैं, ठीक है? साइन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर सिस्टम से हीट निकल गई तो सिस्टम की अपनी एनर्जी कम हो गई, तो ठीक है, हीट निकल गई, इसका मतलब माइनस क्यू लिखेंगे हम, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, सिस्टम को हीट दी गई तो प्लस, सिस्टम से हीट निकल गई तो माइनस क्यू। अब अगर हमने सिस्टम पर काम किया तो प्लस डब्ल्यू, और अगर सिस्टम ने काम किया तो माइनस डब्ल्यू, क्योंकि सिस्टम अगर काम करेगा तो फिर से कुछ कम हो जाएगी उसकी एनर्जी, तो इस तरह से याद रखना, उसकी कम हो जाएगी इसका मतलब माइनस, और सिस्टम पर काम हुआ तो इसका मतलब उसको एनर्जी मतलब दी जाए, आप एक तरह से
डब्ल्यू को भी ना आप एनर्जी की फॉर्म में ही समझिए, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो प्लस क्यू, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो प्लस डब्ल्यू, ठीक है। सिस्टम से हीट निकल रही है तो माइनस क्यू, सिस्टम अगर काम कर रहा है यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारा बाय द सिस्टम और ये हमारा ऑन द सिस्टम, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा प्लस होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस होता है। और हीट गिवन बाय द सिस्टम माइनस क्यू होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस क्यू होता है। ये चीज बेटा, ये जो चारों साइन है ना, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कि सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस इज इवन। सपोज किसी सिस्टम की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में इंटरनल एनर्जी इवन है। फिर सपोज द क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, और हमने क्या करा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सप्लाई कर दी। तो जब हमने सिस्टम को सप्लाई कर दी तो उसकी तो इंटरनल एनर्जी इवन थी, हीट भी क्या होगी, जो हमने उसको सिस्टम को हीट दिया वो भी उसकी इंटरनल एनर्जी में जाकर जुड़ जाएगी, तो वो हो जाएगा इवन प्लस क्यू, ठीक। दिस विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इवन टू इवन क्यू। भाई शुरुआत में हमारी इवन थी, फिर क्या हो गई इवन प्लस ई क्यू जब हमने उसको हीट दे दी। नाउ इफ वर्क डब्ल्यू इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे काम हुआ, सिस्टम पर काम हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब भी क्या होगी, तो ये डब्ल्यू भी तो उसमें जाकर जुड़ेगा इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल फर्दर इंक्रीज, अब फिर से वो इंक्रीज करेगी। तो अब क्या होगी, E1 प्लस क्यू तो पहले ही हो गई थी, अब उसमें हम W और इंक्रीज कर देंगे, तो ये हमारी फाइनल एनर्जी हो जाएगी। ये हमारी इनिशियल एनर्जी थी। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी को सपोज हमने E2 मान लिया, तो हमने यहां पर उसको लिख दिया E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम अगर E2 E1 को इधर ले जाए तो माइनस के साथ निकलेगा, तो E2 माइनस E1, ठीक है। और E2 को हम क्या कह रहे हैं, E2 है हमारा फाइनल एनर्जी और E1 हमारी क्या है, इनिशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था ना कि फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में डेल्टा ई के इक्वल था, एनर्जी में चेंज, यही तो था। तो बस E2 माइनस E1 को हमने डेल्टा ई लिखा और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बस यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस चीज को ध्यान रखना, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और अगर कहीं बुक में यू लिख रखा है तभी भी यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये कब है, जब हमने हीट सिस्टम को सप्लाई की और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा, देखो आपने हो सकता है कहीं पर पढ़ो आप कि भाई बुक में ना कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो, क्या पता Q माइनस डब्ल्यू पढ़ा हो आपने। तो इस केस में क्या है कि ये जो माइनस डब्ल्यू इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। अगर Q प्लस डब्ल्यू है वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, Q माइनस डब्ल्यू है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कहीं कहीं हो सकता है Q माइनस डब्ल्यू देखें, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो इक्वेशन 1 प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, heat supplied to the system and work done on the system and is regarded as the mathematical statement of the first law of thermodynamics। तो हमें ये क्या बता रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसने हमें ये बताया। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक। अब इसी से विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 फॉलोइंग कंक्लूजंस कैन बी डिराइव्ड। तो हम निकाल सकते हैं, देखो इफ W इज इक्वल टू 0 है तो पहले मैं लिख दूं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, Q प्लस W, ठीक। हम कह रहे हैं W इज इक्वल टू 0 यानी वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, सिस्टम पर अगर कुछ काम ही नहीं हुआ है तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना निकलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो Q की, क्योंकि ये तो हमारा पूरा 0 हो गया। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो मैथमेटिकली तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू हो ही रहा है, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें हम क्या कर रहे थे, हमारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 थी, हमने क्या करा उसमें हीट सप्लाई की, तो E1 इज इक्वल टू E2 क्या होगा, E1 प्लस क्यू। अब हमने कोई काम नहीं किया उस पर, ठीक है, इसलिए W जुड़ा भी नहीं, W नहीं जुड़ा तो हम क्या करेंगे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू।
तो डेल्टा ई इज इक्वल टू अपने आप से क्यू भी निकल के आएगा। और वो सोचने वाली बात है भी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना, क्यू अमाउंट ऑफ ही तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि वही तो हमने सिस्टम को दिया है। तो इसलिए ये लिख रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम लिखा है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू अपने आप हो जाएगा। तो मैथमेटिकली तो होगा ही, और अगर आप सोचें इस चीज को तब भी हो ही जाएगा। अच्छा, अगर डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो है, हम ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली तो हम लिख ही सकते हैं। देखो हमने लिखा Q प्लस डब्ल्यू, हम कह रहे हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो Q प्लस डब्ल्यू हो गया, और Q की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो गई। ये तो हो गया मैथमेटिकली। लेकिन वैसे भी अगर आप सोचें कि इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट भी दे रहे हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा होगा कि जैसे ही हम उसको वो हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये तो इंटरनल एनर्जी थी E1, फिर हमने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया सिस्टम को, लेकिन उसने क्या करा, उस सिस्टम ने उस हीट को एब्सॉर्ब तो किया, लेकिन फिर खुद से काम कर लिया। उस हीट को एब्सॉर्ब करने के बाद खुद से काम कर लिया। तो जब उसने खुद से काम किया, तो ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट था, जितना हमने उसको हीट दी थी, उसी से उसने काम कर लिया। यानी जितना हीट हमने दी थी वो हीट उसने खर्च कर दी। यानी जितने, सपोज इसको आप पैसे समझ ले, हमने कुछ पैसे उसको दिए, और अगर आपको मतलब, देखिए यहाँ पर ये दो इंसान है, ठीक है, इसने इसको अगर सपोज 5 रुपीज दिए, ठीक है, फिर इसे और 5 रुपीज मिल जाए, तो कुल मिलाकर 10 रुपीज हो जाएंगे इसके पास। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई हम इसे 5 रुपीज दें और ये 5 रुपीज फिर खर्च कर दे, तो भाई इसके पास तो कोई इंक्रीज नहीं हो पाएगी, इसके तो कुछ जैसा था ये वैसा का वैसा ही रहेगा बिल्कुल। तो बस यही चीज यहां पर हुई है कि हमने इसको दिया तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट, लेकिन उसने उसे काम करने में खर्च कर दिया। आप ये समझ लो, तो जब उसने खर्च कर दिया तो उसका कुछ इंक्रीज तो हो ही नहीं पाएगी इंटरनल एनर्जी, जितनी पहले थी उतनी ही रह पाएगी। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होती। कब चेंज नहीं होती, वो तब चेंज नहीं होती व्हेन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। जितनी हीट सिस्टम ने एब्सॉर्ब की, अगर उसे वो काम करने में खर्च कर देगा, तो फिर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हम कुछ कंक्लूजन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस मैं इतना ही खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।